नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। वीकली Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करना चाहिए या फिर वेट करें, क्योंकि मार्केट हमें ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। तो आपके जो शॉर्ट टर्म के ट्रेड्स है उसे तो टारगेट पर निकालना है, लेकिन लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें, अगर आपका व्यू 10, 15, 20, 25, 30 सालों का है तो ऑफकोर्स आप कंटिन्यू कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पर्टिकुलर स्टॉक में आपका वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सपोज आपने सोच कर रखा था कि एक स्टॉक में आप 5% का वेटेज देंगे, लेकिन स्टॉक में ज़्यादा तेज़ी आ गई और उसका वेटेज बढ़कर आपको 10-12% होता हुआ नजर आता है, तो वहाँ से आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो को इस प्रकार से रीबैलेंसिंग करने में मुझे कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कॉर्ट और हीरो मोटोकॉर्प में क्या स्विंग ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, ऑटो सेक्टर बुलिश चल रहा है, अच्छी बात है। ये का निफ्टी 50 भी बुलिश चलता हुआ नजर आता है, तो इस प्रकार से आपको इसमें इतनी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है, तो दोनों को एज ए रिवर्सल ट्रेड खरीदने के बारे में सोचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडरिंग सेकेंड कोविड वेव एंड विथ रिस्क ऑफ ग्रोइंग एनपीएस, क्या हमें स्मॉल फाइनेंशियल स्टॉक से एग्जिट लेना चाहिए, जैसे कि एयू बैंक है, बंधन है या फिर उज्जीवन है। तो प्रॉफिट बुक करना चाहे तो करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर मेरा मानना है, इन्वेस्ट करना ही है तो आपको ज़्यादा दूर का सोचना पड़ेगा, 5 साल का सोचना पड़ेगा, तो आपको बैंक्स के परफॉर्मेंस में सुधरता हुआ नजर आएगा, ग्रोथ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म में ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देने वाली है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग एंड हेजिंग। तो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग मैंने अभी बताया, अगर आपका वेटेज ज़्यादा हो चुका है तो उसे आप कट कर देते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं पार्शियली, तो वो आपका पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग हो गया। हेजिंग के बारे में बात करें तो सपोज आपने पोर्टफोलियो बनाया है, आप ये सोच रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगी, आपके पोर्टफोलियो को फायदा होगा, लेकिन बाय चांस अगर मार्केट नीचे जाती है तो क्या आपके पोर्टफोलियो को लॉस होगा। तो लॉस को कैसे कम करना, उसे हेजिंग कहा जाता है। तो आप पुट खरीद सकते हैं, पुट खरीदेंगे और बाय चांस मार्केट नीचे जाती है तो वो पुट को फायदा हो जाएगा और आपका जो पोर्टफोलियो नीचे जाएगा थोड़ा सा कॉम्पनसेट हो जाएगा, लॉस आपका कम हो जाएगा। विच पैरामीटर्स ऑब्जर्व बाय म्यूचुअल फंड मैनेजर्स बिफोर स्टॉक बाइंग एंड सेलिंग। तो ये डिपेंड करता है कि वो म्यूचुअल फंड कौन सा है। लार्ज कैप है तो ऑफकोर्स लार्ज कैप में खरीदेंगे, मिड कैप है तो उस प्रकार से होता है, स्मॉल कैप में, सेक्टरल फंड में, सबका जो व्यू है बदल जाता है। इस प्रकार से मैनेजर्स अच्छे स्टॉक्स को पिक करते हैं। नेक्स्ट है, आई हैव मिस्ड टू ऐड IRCTC इन माय पोर्टफोलियो बट नाउ इट्स नॉट कमिंग डाउन, शुड आई पिक एट इट हायर लेवल और वेट। तो देखिए, ये तो हो गया फुल फोमो में खरीदारी कभी भी नहीं करनी चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि IRCTC का बिजनेस फिलहाल बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये तो मार्केट में लिक्विडिटी है, स्टॉक में ऑलरेडी काफी गिरावट हो चुकी थी, तो एज अ वैल्यू बाय एमर्ज हुआ, स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है, तो फोमो में तो खरीदने का कोई मतलब दिखाई नहीं पड़ता। आई डोंट वांट टू मिस IRCTC रैली, आई हैव ऑलरेडी मिस बजाज फाइनेंस। तो देखिए, यहाँ पर जब इन्वेस्टिंग करते हैं तो अच्छे समय पर करना भी जरूरी होता है, वैल्यूएशन देखना है, कंपनी का काम क्या चल रहा है। फिलहाल तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है। मार्केट एट ऑल टाइम हाई, इज इट ओके टू इन्वेस्ट ऑन दिस टाइम और वेट फॉर 200 पॉइंट निफ्टी करेक्शन। तो पहले भी देखिए, कुछ महीने, 2-3 महीने ऐसे गए थे निफ्टी में 2020 में, जो कि एकदम रैली आपको देखने को मिली थी, रोज ब रोज निफ्टी आपको 50-100 पॉइंट ऊपर ही शिफ्ट होता हुआ नजर आता था। तो अगर आप ऐसे वेट करेंगे तो शायद होगा कि आपको वेट ही करना पड़ जाए। तो यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए। अभी फिलहाल निफ्टी इतना ऊपर चल रहा है तो ऑफकोर्स स्टॉक बहुत ही कम है जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। ढूंढने जाएंगे तो बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे। हमने लास्ट वीक ही यहाँ पर चर्चा किया, कल ही हमने चर्चा किया कुछ स्टॉक्स के बारे में जहां पर आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। व्हाट हैपेंड विथ बायोकॉन। तो बायोकॉन में फिलहाल यहाँ पर रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, उसके बाद आपको वहां पर तेजी देखने को मिली नहीं, ऊपर के लेवल से आपको बार बार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। कैन आई बाय इंडिया मार्ट एंड दीपक नाइट्रेट। इंडिया मार्ट मेरे हिसाब से खरीदा जा सकता है। दीपक नाइट्रेट 20 डेज के मूविंग एवरेज को आप फॉलो करने के बारे में सोच सकते हैं। FNO membership will be priced differently or will be included in the same membership. Also, is it wise to be option selling as the margin prices are increasing and option premium is decreasing in the last month? तो देखिए, अभी तो कोई FNO membership का हमने सोचा नहीं है, तो इस पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट है कि अभी ऑप्शन सेलिंग वाइज है या नहीं है, क्योंकि मार्जिन बढ़ता जा रहा है। तो मार्जिन देखिए इंट्राडे में बढ़ रहा है, बाकी पोजिशनल अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं एक्सपायरी तक या फिर 2-4 दिन होल्ड करने का सोचते हैं तो वो तो सेम ही है। ये जो नया रूल आया है सेबी का, उससे कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन ऑफकोर्स फिलहाल ऑप्शन के प्रीमियम आपको नीचे जाते हुए नजर आते हैं। ऑप्शन के प्रीमियम कब नीचे जाते हैं, जब मार्केट को कोई डर नहीं है, मार्केट को लग रहा है अभी ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं आएगी। तो अगर आप डीप आउट ऑफ द मनी कॉल बेचते हैं, पुट बेचते हैं, स्ट्रैंगल बनाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ज्यादा मूवमेंट आपको
देखने को नहीं मिलेगी। मार्केट का विक्स भी काफ़ी नीचे चला गया, उसका मतलब है कि वॉलेटिलिटी नीचे है। ऑफकोर्स एक डर बना होता है कि कभी भी विक्स ऊपर जा सकता है और बाद में एकदम से आपको एक सडन मूवमेंट मार्केट में आ सकता है, नीचे की साइड एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन सडन करेक्शन भी होगा तो वो सडन आपको बाउंस बैक भी देखने को मिलेगा। पिछले कुछ महीनों पहले देखिए 2020 में जो लास्ट 6 मंथ थे, कैसी तेजी देखने को मिली थी। निफ्टी आपको लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आता था और जब गिरावट आती थी 2-3 दिन में गिरावट होती, फिर से आपको कवर होता हुआ नजर आता था। तो ऐसी टाइप की सिचुएशन शायद आपको फिलहाल आपको देखने को मिल सकती है। I have Sanofi, Abbott, Pfizer. Should I buy? Dr. Lal Pathlab. If yes, then what are the buying levels to enter it for long term? डॉक्टर लाल पैथलैब थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने जो कंपनीज का नाम लिया सबकी सब फार्मा कंपनी है और डॉक्टर लाल पैथलैब डायग्नोस्टिक सेंटर में हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक अच्छा है मेरे हिसाब से। करंट मार्केट प्राइस भी बुरा नहीं है। सर एम्बर डिक्सॉन दोनों में पोर्टफोलियो में है, लॉन्ग टर्म के लिए किसको रखूँ किसको निकालूँ? तो देखिए दोनों ही अच्छी कंपनीज है, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज में ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस है। उसका एकदम सिंपल रीज़न है क्योंकि जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स स्पेशली जो टीवी है, उनका एलईडी पैनल्स होता है, ये सब जैसे बिक रहा है उस प्रकार से ऑफकोर्स एसी का अट्रैक्शन आपको इतना दिखाई नहीं पड़ता। एकदम बेसिक लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है, कंज्यूमर वाला लॉजिक मैं आपको अप्लाई करता हुआ नजर आता हूँ। तो यहाँ पर आप डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के साथ जाना चाहें तो जाने के बारे में सोच सकते हैं। आई एम होल्डिंग 400 क्वांटिटी ऑफ HUL एंड 30 क्वांटिटी ऑफ नेस्ले इन लास्ट ईयर। नो मूवमेंट इन बोथ स्टॉक। शुड आई शिफ्ट टू अनदर FMCG कंपनीज लाइक ब्रिटानिया, मैरिको एंड PGHH? तो देखिए अगर आप किसी और FMCG में शिफ्ट हो भी जाएंगे तो भी आपको कोई फंटास्टिक रिटर्न्स यहाँ से देखने को नहीं मिलने वाले। जब ओवरऑल मार्केट में बहुत पॉजिटिव होती है, एक समझ लीजिए जब मेटल सेक्टर पॉजिटिव होगा तब FMCG सेक्टर परफॉर्म नहीं करेगा। इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। मेटल सेक्टर कब परफॉर्म करता है? जब इकोनॉमी में क्रैश होने के बाद जब रिकवरी चल रही होती है तब इकोनॉमी में मेटल सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है। इकोनॉमी क्रैश होती है जब GDP नीचे जाता है तो RBI को कुछ मेजर्स लेने पड़ते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ता है। तो बेसिकली सस्ते में पैसे बांट रहे हैं, लोन लेना बहुत ही ईजी होता है, कम ब्याज में आपको लोन मिल जाता है। तो ओवरऑल मार्केट में रोलेशन होता है, पैसे का मनी रोटेशन होता हुआ नजर आता है। लिक्विडिटी हमें बढ़ती हुई नजर आती है और इसका सीधा पुश मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आपको अच्छा पुश देखने को मिल रहा है तो ऑफकोर्स उसके कारण सीमेंट सेक्टर, मेटल सेक्टर, ये सब आपको परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। तो सारा पैसा वहां पर जाता है, बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ये वैसे भी साइक्लिकल स्टॉक होते हैं तो वहां पर सारा पैसा स्टॉक मार्केट का जाता हुआ नजर आता है क्योंकि सिचुएशन उनके लिए ज्यादा बेटर दिखाई पड़ती है। क्योंकि साइक्लिकल है तो वैसे लॉस होते हैं कभी कभी, अभी सिचुएशन सुधर रही है तो वहां पर प्रॉफिट दिखेंगे तो इन्वेस्टर उसे खरीदने लगते हैं। तो इस समय पर FMCG कंपनी जो कि स्टेबल कंपनीज मानी जाती है, स्टेबल सेक्टर है, जहां पर ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ नहीं होता, धीरे धीरे आपको ग्रेजुअली प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आता है क्योंकि ऑफ कोर्स वॉल्यूम बढ़ाना भी मुश्किल है और मार्जिन बढ़ाना भी मुश्किल होता है। तो इस समय पर FMCG आपको जनरली अंडर परफॉर्म ही करता हुआ नजर आता है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कीजिए, दोनों स्टॉक अच्छे हैं। इन निफ्टी देयर इज अ ब्रेकआउट, व्हाट इज द नेक्स्ट टारगेट? तो फिलहाल तो इमीडिएट टारगेट आपको ऑफ कोर्स 16,000 का दिखाई पड़ता है। हाईएस्ट ऑप्शन सेलिंग वहां पर होती हुई नजर आती है, ओपन इंटरेस्ट वहां पर आपको बनता हुआ नजर आता है। तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो 15,900 के ऊपर जाएगा, 16,000 हमें टच होता हुआ नजर आ सकता है। विच वन इज बेटर फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग, वर्लपूल और वी गार्ड? तो वी गार्ड में हमने ऑलरेडी एक बता दिया है कि अभी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, अच्छी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ पर आप दोनों अच्छे एक्चुअली, लेकिन एक्चुअली जब ट्रेड करते हैं तो स्ट्रेंथ चाहिए। वी गार्ड में स्ट्रेंथ है, वर्लपूल में आपको स्ट्रेंथ दिखाई नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम हैविंग अ बंच ऑफ 15 to 18 stocks and want to buy more as I want to invest 30,000 rupees every month. What should be the strategy for that? Stocks are at all time high. Should I buy 1 to 2 share of each stock or limit it to buy some specific stock which are on their buying zone? तो यहाँ पर देखिए दोनों के अपने फायदे नुकसान होते हैं। अगर आप सबके एक एक 2 स्टॉक खरीदते जाएंगे रेगुलर बेसिस पे तो वहाँ पर आपको ऊपर के प्राइस पे भी स्टॉक खरीदना पड़ेगा और नीचे के प्राइस पर भी आपको मिल जाएगा। तो मतलब आपको महंगा शेयर भी खरीदना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप देखते जाएंगे कि कौन सा स्टॉक अच्छे प्राइस पर मिल रहा है वहीं पर आप खरीदेंगे तो उसमें क्या होगा, कई बार ऐसा हो सकता है जो दूसरे स्टॉक है वो ज़्यादा गिरे नहीं तो आपको वहाँ पर इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। तो फोकस कहां पर है, जहां पर ज्यादा गिरता है वहां पर थोड़ा सा एग्रेसिव होकर बाइंग कीजिए। जितना एलोकेशन डिसाइड किया इतना एलोकेशन देना है पूरे पोर्टफोलियो में, वो करते जाइए। और जो आपके दूसरे शेयर है जहां पर ज्यादा गिरावट नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी वहां पर भी आप मंथली बेसिस पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। L&T has various subsidiaries like LTI, LTTS, Mindtree, which has given 300-400% upside in last 1 year and even broken previous 52-week high.
But why this is not reflecting in parent company L&T? It has not broken last year high of 1600. Does it mean that L&T has huge upside potential and will adjust in prices near future? तो देखिए ये एक आप यही लॉजिक लगा रहे हैं कि एक होल्डिंग कंपनी है, इतनी सब्सिडरीज है, उनका वैल्यूएशन भी यहाँ पर एंटर होना चाहिए। तो देखिए ये लॉजिक इतना ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि ये जो स्टेक होता है L&T का अपनी सब्सिडरीज में, ये वो बेचने नहीं वाले हैं। कितना भी वो आपको स्टेक बढ़ता हुआ नजर आए तो ऑफकोर्स आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलती है, उसमें मना नहीं कर रहा, लेकिन उसका एकदम कोरिलेशन में नहीं जाएगा। ये स्टॉक 300% बढ़ गया, उसी प्रकार से ये भी बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो उसे लिक्विडेट नहीं कर पाएंगे। वो बेचने के उद्देश्य से वो स्टेक नहीं लिया है, इसलिए उसका फायदा कंपनी को डायरेक्टली नहीं होता है। वो तो उनकी नेटवर्थ बढ़ती जाएगी तो स्लोली आपको ऊपर दिखाई पड़ सकता है। सिर्फ ये बेसिस पे कभी भी आपको कोई भी शेयर नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और होल्डिंग कंपनी नहीं है। L&T अपने आप में बहुत ही बड़ा कामकाज है, अलग अलग सेक्टर्स में सिर्फ अपनी कंपनी के अंदर, अपने नाम के अंदर होता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल आपको पता ही है बहुत प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल रही है, लेबर का प्रॉब्लम फिलहाल थोड़ा सा चलता हुआ नजर आता है। ये एक रीजन हो सकता है जिसके कारण आपको स्टॉक में इतना अपसाइड देखने को नहीं मिला। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए ऑफकोर्स एक अच्छा शेयर है, फिलहाल एक अच्छा बाउंस बैक भी देखने को मिला। अगर अभी ऊपर जाता है, 1600 का लेवल टूट जाता है तो एक अच्छी तेजी आपको दिखाई पड़ सकती है। नेक्स्ट है योर व्यूज़ ऑन इन्फोसिस एंड इट्स कंसोलिडेशन। तो इन्फोसिस में देखिए मेरा व्यू ये है कि जो बायबैक चल रहा है वो जैसे ही शेयर प्राइस नीचे जाएगा, कंपनी खुद खरीदने वाली है, तो नीचे जो है डाउन साइड थोड़ा सा लिमिटेड नजर आता है, लेकिन अपसाइड फिलहाल लिमिटेड हो चुका है। जो अभी इनसाइड ट्रेडिंग का न्यूज़ हुआ है जिसके कारण अपसाइड भी फिलहाल के लिए थोड़ा सा लिमिटेड नजर आता है। स्टॉक में आपको करेक्शन देखने को मिल जाता है, तो जब तक ये पॉइंट क्लियर नहीं हो जाता तब तक ज़्यादा तेज़ी देखने के चांसेस कम है और ज़्यादा गिरावट भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बायबैक चल रहा है। योर व्यू ऑन BFSI सेक्टर। ऑफकोर्स BFSI सेक्टर में हमने फिलहाल ही एक आध महीने पहले ही खरीदारी की है। हमने आपको बताया था कि बैंकिंग में स्पेशली बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, अच्छी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। जब बैंक निफ्टी का RSI 30 के आसपास चला गया था तब हमने आपको बताया था, और बाद में 4-5 दिन कंसोलिडेशन हुआ और अच्छी तेजी देखने को मिली। अभी भी अपना पुराना ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी नहीं लगा पाया है, तो अच्छी तेजी यहां पर आपको अभी भी दिखाई पड़ सकती है। निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर लिया है, तो यहां पर मेरा मानना है एक आध महीने में आपको बैंक निफ्टी का पुराना ऑल टाइम हाई भी नजर आएगा, और निफ्टी का अगर ये कंटिन्यू रहता है मूवमेंट तो आपको बैंक निफ्टी भी ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड? तो ऑफकोर्स सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड के प्राइसेस का अप्रिसिएशन आपको लॉन्ग टर्म में ही होता हुआ नजर आता है, तो यहाँ पर आप ज़्यादा आपको टाइमिंग करने की जरूरत भी नहीं है। ऑलरेडी हमने आपको 47,000 के आसपास बताया था कि ये एक अच्छा जोन है जहाँ से थोड़ा सा गोल्ड एक्यूमुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेश बाइंग लेवल ऑफ पीडीलाइट, HDFC, डिमार्ट, नेस्ले। पीडीलाइट में तो देखिए फिलहाल तो अभी एकदम बुलिश में चल रहा है, तो यहाँ पर कब करेक्शन होगा, अभी सपोर्ट कहाँ पर चल रहा है, 20 डेज का मूविंग एवरेज ट्रेड कर रहा है, उसे फॉलो कर सकते हैं। HDFC के बारे में बात करें तो फिलहाल यहाँ पर हमें तेजी देखने को मिल रही है, खरीदना चाहे खरीद सकते हैं। डिमार्ट के बारे में बात करें तो ऑलरेडी हमने 2700 के लेवल पर खरीद रखा है, जस्ट अभी एक महीने पहले की बात है। फिलहाल थोड़ा सा ओवर वैल्यूड मुझे दिखाई पड़ता है। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी एज अ इन्वेस्टिंग पर्पस मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। नेस्ले के बारे में बात करें तो आपने शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस के आसपास से अगर टूट जाता है तो टेक्निकली बाय हो सकता है, अगर गिरावट होती है तो एज अ वैल्यू बाय आप खरीद सकते हैं। IRCTC का टारगेट इन नेक्स्ट 2 ईयर्स एंड ऑल्सो इन 5 ईयर्स। तो देखिए यहाँ पर तो टोटली डिपेंड करता है कोरोना वायरस की सिचुएशन कैसी है, बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, उसी हिसाब से आपको दिखाई पड़ेगा। सिर्फ IRCTC का नहीं, ओवरऑल जितने भी अभी स्टॉक्स हैं, जितने भी बिजनेस चल रहे हैं, कोरोना वायरस के क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिलेगी। सपोज हम उसके फायदे के बारे में बात करें तो फार्मा IT को फायदा हो सकता है। नुकसान के बारे में बात करें तो जो PVR, आइनॉक्स, जो भी ट्रैवल रिलेटेड है, होटल्स के जो स्टॉक्स हैं, उनमें आपको और भी गिरावट भी नजर आ सकती है। इंडिया मार्ट इंटरमेश सेल करे या एवरेज, तो यहाँ पर देखिए जब 10,000 पे था सब लोग खरीदना चाहते थे, अभी स्टॉक में गिरावट आ रही है, वैल्यूएशन सुधर रहा है, तो खरीदना चाहिए मेरे हिसाब से। कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई बड़ा चेंज नहीं आया। एक क्वार्टर रिजल्ट से अगर गिरावट होती है तो ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए एक लॉट ऑर्डर में ज़ेरोधा टोटल कितना चार्ज करता है ब्रोकरेज, STD सब मिला के अप्रॉक्स कितना करता है? तो देखिए ज़ेरोधा का तो कुछ 20 रुपये, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा, शायद 26 रुपये के आसपास होता होगा पर ऑर्डर, 26-27 रुपये, एकदम फिक्स नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं। लेकिन जनरली आपको 20 रुपीज़ तो देना ही पड़ता है पर ऑर्डर, ऊपर जो चार्ज लगते हैं कुछ 30 के अंदर हो जाएगा, इतना मुझे पता है। नेक्स्ट है, हाय सर प्लीज शेयर योर व्यूज ऑन साइकोलॉजी इन स्टॉक मार्केट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओल्ड स्कूल थॉट प्रोसेस वॉज कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, बट नाउ वन नीड्स टू बी ऑन देयर टोर्स, ऑफ कोर्स बाय फॉलोइंग कंपनी रिजल्ट्स एंड फ्यूचर एस्पेक्ट्स। हाउ शुड वन हैव अ थॉट प्रोसेस इन करंट सिनेरियो, एंड ऑल्सो इफ यू कैन प्रोजेक्ट द फ्यूचर माइंडसेट ऑफ बिग HNIs एंड FIS। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था FIS का, तो कि अगर मार्केट ऊपर क्रॉस
क्रॉस करती है। अगर आपको तेज़ी देखनी है तो FIS कैश में खरीदारी करेंगे और फिलहाल आपको FIS की कैश में खरीदारी दिखाई पड़ती है। जब मार्केट में FIS कैश में खरीदारी करे, फ्यूचर्स में तो होता रहता है, ऑप्शन में होता रहता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ट्रेडिंग हो जाता है। जब कैश में खरीदारी होती है तो समझना चाहिए कि अभी आपको बुलिश मोमेंटम थोड़ा सा कंटिन्यू रहता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल तो देखिए जब तक लिक्विडिटी है तब तक आपको यहाँ पर बाइंग होती हुई नजर आएगी। यह साइकोलॉजी में कैसा है, जब तक हमें लगता है कि हमने सोचा है मार्केट गिरनी चाहिए, अगर वो गिरती नहीं है तो हमें लगता है गलत हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं सोचना है क्या हो रहा है वो देखिए, उसी प्रकार से आपको चाल चलनी चाहिए, उसी प्रकार से आपको काम करना चाहिए। लिक्विडिटी मार्केट में इतनी है, इंडिया की लिक्विडिटी छोड़ दीजिए, अमेरिका से इतनी ज्यादा लिक्विडिटी आ रही है कि पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट को बूस्ट दे दिया है। जब तक ये लिक्विडिटी रहेगी मार्केट आपको ऊपर जाती हुई नजर आएगी, ज्यादा करेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस प्रकार से आपको काम करना पड़ेगा। सर नौकरी करंट मार्केट प्राइस पे ऑफकोर्स बाय कर सकते हैं, प्री ओपन मार्केट की टाइम पे इंट्राडे में बाय सेल कर सकते हैं क्या? बाय सेल नहीं होगा, कुछ एक ही हो सकता है, आप ऑर्डर लगा सकते हैं, उसके बाद वहां पर आपको, और जनरली अगर आपको इंट्राडे करना ही है ओपन हो जाने दीजिए, 4-5 मिनट की शांति लीजिए, 10-15 मिनट मार्केट को सेटल होने दीजिए, क्योंकि उसके पहले एकदम बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है तो वहाँ पर ट्रेड करना कई बार मुश्किल हो जाता है। स्विंग ट्रेडिंग पे जो टैक्स लगता है वो कौन डिडक्ट करेगा, ज़ेरोधा या फिर हम खुद हमारा जमा करना है टैक्स ऑफिस में? यहाँ पर देखिए आपको खुद ही करना पड़ता है, उसका एक रीज़न समझ लीजिए। जब आप ज़ेरोधा में या फिर कोई भी ब्रोकर में बाय सेल करते हैं, सपोज आपको 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ एक स्विंग ट्रेड से, तो 500 रुपये के हिसाब से थोड़ी आप टैक्स देने वाले हैं, उसके बाद आपको लॉस भी हो सकता है 1000 रुपये का, तो ओवरऑल तो आपको लॉस देखने को मिला है। तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपका जो एक साल में बेचा खरीदा स्टॉक्स में कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। बैंक ऑफ बड़ौदा टारगेट, तो अभी फिलहाल PSU बैंक्स में अच्छी तेजी चल रही है, अगर ये स्टॉक में तेजी कंटिन्यू रहती है तो आपको 90 और 100 के भी लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। आई एम ट्राइंग टू ज्वाइन यूट्यूब पेड सर्विस बट फेसिंग ट्रबल, तो आप हमें मेल कर सकते हैं p4portfolio@gmail.com पर, हम आपको अल्टरनेट मेथड आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपकी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।